नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम लोग काफ़ी पढ़ के लगता है कि आप लोग बोर हो गए हैं, तो चलिए आज आप लोगों को घुमा के लाते हैं नेपाल के एक बहुत ही सुंदर सा शहर है काठमांडू। तो आज हम लोग चलेंगे काठमांडू और घूमेंगे काठमांडू का, देखेंगे कुछ वहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं वो देखेंगे, वहाँ के गलियों को देखेंगे, वहाँ के सड़कों को देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं काठमांडू की तरफ बिना वक्त गंवाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए और बुक लेकर के पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर काठमांडू, जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो विक्रम सेठ born in कोलकाता in 1952 was educated at ऑक्सफोर्ड। जो विक्रम सेठ है वो कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 1952 यानी 1952 में। वो कहाँ पे अपना शिक्षा प्राप्त किए थे? वो अपना शिक्षा हासिल किए थे ऑक्सफोर्ड में। He has traveled widely and has captured his experiences of China, Tibet and Nepal in his famous book Heaven Lake। उनका एक प्रतिष्ठित बहुत ही फेमस बुक है हेवन लेक, जिसमें उन्होंने चाइना, तिब्बत और नेपाल के अपने किए गए यात्राओं को बखूबी उसमें कैद किया है। मतलब अच्छे तरीके से जो उनके साथ उन्होंने देखा उसको उसमें लिख दिया है। Which won the थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड। जो वो बुक है हेवन लेक, उसको कौन सा अवार्ड मिला है? थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड उस बुक को मिल चुका है। द प्रेजेंट पीस काठमांडू विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक ब्यूटीफुली डिलिनेट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल। ये जो पीस जो यानी कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काठमांडू, वो भी किस बुक से लिया गया हुआ है? वो भी हेवन लेक बुक से लिया गया हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जो कैपिटल है नेपाल का यानी कि काठमांडू, उसका चित्रण किया गया हुआ है इस किताब में, इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग इस पीस को पढ़ते हैं यानी इस चैप्टर को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं काठमांडू। तो सबसे पहले क्या है? आई गेट a cheap room in the center of town and sleep for hours। क्या है? विक्रम सेठ जो है काठमांडू पहुंच गए। काठमांडू पहुंचने के बाद सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या करता है? रेस्ट करता है, कोई होटल का कमरा खोजता है। तो वैसे ही वो भी एक सस्ता सा होटल का रूम लिए और वहां पे कई घंटों तक सोए। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, यानी कि जो मिस्टर शाह थे उनके बेटा और उनके भतीजा के साथ अगले सुबह आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। वो दो मंदिरों में घूमते हैं अगले सुबह, यानी कि आज जैसे नेपाल को पहुंचे काठमांडू तो होटल एक सस्ता सा रूम लेकर के वो सो गए, रेस्ट कर लिए। और अगले सुबह एक मिस्टर शाह थे, उनके बेटा और उनके भतीजा के साथ वहाँ के दो फेमस टेम्पल यानी कि मंदिरों में वो दर्शन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक हिंदू मंदिर था और दूसरा बुद्धिस्ट मंदिर था, बौद्ध मंदिर था। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ कि वो कौन कौन सा मंदिर घूमे। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच ए साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। यानी कि वो पहला जो मंदिर घूमे थे वो कौन सा था? वो था पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर हो गए और वहां पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसपे लिखा हुआ था कि केवल हिंदू ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि केवल हिंदू ही मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेब्रिल कंफ्यूजन। वहां पे क्या था? जो माहौल था, कभी भी आप भी गए होंगे मंदिर वगैरह में, जो लोग गोपालगंज के होंगे वो थावे माता का मंदिर गए होंगे, या फिर जो पटना के होंगे वो हनुमान मंदिर गए होंगे, या फिर बहुत सारा ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप जाते होंगे तो आपको अजीब सा एक बेचैनी वाला माहौल मिलता होगा। सारा लोग अस्त व्यस्त रहता है, कोई प्रसाद खरीद रहा है, कोई माला खरीद रहा है, मतलब एक अजीब टाइप का कंफ्यूजन वाला माहौल रहता है। तो वैसा ही कुछ माहौल था वहां पे।
Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. जो टूरिस्ट थे वो घूम रहे थे, जो गाय थी वो घूम रही थी, जो श्रद्धालु थे वो घूम रहे थे, जो बेचने वाले हॉकर जो सामान कुछ बेचते रहते हैं, आप मंदिर वगैरह मेला वगैरह में देखे होइएगा, कोई कुछ लेके बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है खिलौने, तो वैसा ही वो भी घूम रहे थे, कुत्ते भी घूम रहे थे, बंदर भी घूम रहा था और कबूतर भी, सब क्या है उसी ग्राउंड में, जो मंदिर का एक ग्राउंड था वहां पे वो सब घूम रहे थे। We offer a few flowers, हमने यानी कि विक्रम सेठ ने कुछ फूल को अर्पित किया, ठीक है। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. वहां पे काफी भीड़ थी, इतने श्रद्धालु थे कि उनमें से कुछ श्रद्धालु है क्या है, वो जो पुजारी है वहां के, उनका अटेंशन यानी कि उनको अपने तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, वो आगे जाना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे क्या होता है मंदिर में धक्का मुक्की, वैसे कुछ धक्का मुक्की में कोई एक दूसरे को धक्का भी दे रहा था, अपने केहनी से धक्का देकर के पीछे भी कर दे रहा था किसी को, ठीक है। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, तभी वहां पे क्या होता है कि नेपाली का जो राजकीय परिवार है वहां की प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी आती हैं। एवरीवन बाउज एंड मेक्स वे, तो सब क्या करते हैं, सब झुक के रास्ता दे देते हैं, यानी कि सारा अफरा तफरी का माहौल शांत हो जाता है। राजकुमारी के आते ही सारा लोग झुक जाते हैं और राजकुमारी को रास्ता देते हैं, सब लोग झुक के राजकुमारी को रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर, जो मेन गेट होता है मंदिर का, वहां पे भगवा वस्त्र धारण किए हुए कुछ विदेशी लोग होते हैं जो मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मंदिर में जाए, वहां का दर्शन करें, लेकिन वहां पे जो पुलिसमैन था, द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। जो पुलिस वाला था वहां पे खड़ा, वो उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था कि वो जो विदेशी है वो हिंदू है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो विदेशी है, जो भगवा रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, ये लोग हिंदू है, और उनको वो नहीं जाने दे रहा था। इसलिए नहीं जाने दे रहा था क्योंकि उस मंदिर में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश अलाउड है, यानी कि केवल हिंदुओं को प्रवेश दी जाती है, बाकी किसी को नहीं। टू एंटर द टेम्पल अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, वो तो चल ही रहा था, जो पुलिस वाला और जो आदमी विदेशी लोग का जो झुंड था, उन दोनों में तो बातचीत चल ही रही थी। तभी क्या होता है कि फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों में झगड़ा हो जाता है, दो बंदरों में युद्ध छिड़ जाती है। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे को क्या करता है, एक बंदर दूसरे बंदर को दौड़ाता है, मतलब उसको पकड़ने, उसको एक बंदर भाग रहा है और दूसरा बंदर उसका पीछा कर रहा है। Who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temple and down to the river. वो क्या करता है, एक बंदर एक शिवलिंग पे कूद जाता है और उसके बाद चिल्लाते हुए मंदिरों से घूमते हुए और नदी में कूद जाता है। कौन सी नदी, द होली बागमती, विच फ्लोज बिलो, यानी कि वहीं से मंदिर के नीचे से वो नदी बहती है, बागमती रिवर। वर्शिप वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ, जो धोबी जो होती है, धोबी की जो महिलाएं होती हैं वो अपना काम कर रही होती है, यानी कि कपड़े धो रही होती है, और बच्चे जो है वो कूद कूद के स्नान कर रहे होते हैं उस नदी में, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम ए बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। अब एक बालकनी से जो भी जो श्रद्धालु लोग जो फूल वगैरह जो चढ़ाते हैं या फिर पूजा करते हैं, और उसका जो फूल वगैरह जो खराब हो जाता है, यानी कि जब पुराना हो जाता है, यानी कि आज का जो कल हो गया, या फिर जो मंदिर है उसमें काफ़ी फूल वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको लेकर के नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वैसे ही एक बालकनी से एक बास्केट में, एक टोकरी में फूल को वैसे ही नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। ए स्मॉल श्राइन half
protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on the earth. वहीं पे एक छोटा सा मूर्ति होता है नदी में जो पानी में डूबा हुआ है। ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का कि जब ये मूर्ति पूरा बाहर निकल जाएगा और दिखने लगेगा तब क्या है कि कलयुग का अंत हो जाएगा और ये जो भगवान है वो भी यहाँ से धरती से चले जाएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा वहाँ का मानना है। एट द बौद्धनाथ स्तूप, अब क्या है, अब दूसरा मंदिर चलते हैं हम लोग बौद्धनाथ स्तूप में। ये तो हो गया पशुपतिनाथ। अब बौद्धनाथ स्तूप में राइटर लेके चल रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग भी चलते हैं, चलिए। एट द बौद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. The small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a haven of whiteness in the आपको दिख रहा होगा बौद्धनाथ स्तूप। वो क्या है कि बुद्धिस्ट एक मंदिर है काठमांडू में, ठीक है, और वहां पे एकदम शांत है, जैसे कि वहां पे जाने के बाद लगेगा कि समय ठहर सा गया है, एकदम शांति का माहौल आपको मिलेगा वहां पे। एक उसका जो ऊपर का है वो गुंबद वो उजला कलर का है और रोड से ऐसे से रिंग टाइप का रोड बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्मॉल शॉप्स, छोटे छोटे दुकान हैं अगल बगल में, और वहां पे तिब्बतियन प्रिंट और तिब्बतियन सिल्वर ज्वेलरी, जो चांदी के गहने वगैरह हैं, वहां पे आसानी से आप खरीद सकते हैं। वहां पे कोई भीड़ नहीं है, मतलब एक लग रहा है कि एक शांत वातावरण में आप चले गए हैं, एक स्वर्ग में जहाँ पे केवल शांति ही शांति है, वैसा वहां पे अनुभव हो रहा था। पशुपतिनाथ मंदिर में काफ़ी क्राउड था, वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा था, हल्ला चिल्ला हो रहा था, और लेकिन यहाँ बुद्धिस्ट मंदिर में केवल शांति ही शांति है, भीड़। आगे है, काठमांडू इज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcard shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques। अब क्या है, काठमांडू एक प्रकार से रंग बिरंगा है। काठमांडू लेखक जो कह रहे हैं कि काठमांडू क्या है, वो रंग बिरंगा है। उसमें क्या है, एक तो वो धार्मिक है ही स्थल, उसके अलावा छोटे छोटे काफी मंदिर भरे हुए हैं पूरे काठमांडू में। फ्लावर एडॉर्न्ड डाइटीज अलोंग विद द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, मतलब आपको जो गली है जो काफी बिजी है और काफी पतले हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे देखने को फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले। उसके बाद आपको मिलेंगे हॉकर्स, पोस्ट कार्ड बेचने वाला। उसके बाद बहुत सारे ऐसे दुकान मिल जाएंगे जहां वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, कॉपर अटेंसिल्स यानी कॉपर का बर्तन वहां पे आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत सारे दुकानों में है। और चॉकलेट मिल जाएगा, जो कैमरा में पुराने वाले कैमरा में फिल्म रोल लगता था, रील जिसको बोलते हैं हिंदी में, तब जाके फोटो खिंचा पाता था, वो भी मिल जाता था आसानी से, क्योंकि उस समय डिजिटल जमाना नहीं था। जब ये विक्रम सेठ गए थे घूमने, उस समय वो रील वाला ही कैमरा होता था, रोल लगाते थे, फिर फोटो क्लिक हम आसानी से कर सकते थे। जो निगेटिव वाला होता था, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, और नेपाली एंटिक्स यानी नेपाल के जो पौराणिक मूर्ति हो गए या फिर उनके कलाकृति हो गई, वो भी आसानी से वहां पे मिल जाता है। अब क्या है, फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, फिल्मी गाने आपको रेडियो से हल्का हल्का आवाज में बजता हुआ वहां पे सुनाई देगा वहां के गलियों में। कार हॉर्न्स साउंड, साइकिल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज, आपको वहां पे साइकिल की घंटियों की आवाज मिलेंगी सुनाई। उसके बाद क्या है,
कार का हॉर्न, उसके बाद स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स। आपको जो गाय है, यानी कि जो गाय सड़कों पे रहती है, वो गाय भी आपको आसानी से काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। Vendors shout out their wares, I indulge myself mindlessly। वहां पे जो वेंडर है, यानी जो बेचने वाले हैं, वो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के बेच रहे होते हैं। I indulge myself mindlessly, buy a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it। अब देखिए कवि क्या है, ये जो राइटर है विक्रम सेठ, ये क्या करते हैं, वहां के भीड़ भाड़ से एकदम अपने मतलब बहुत ही ज्यादा समझिए तो दिमाग उनका एकदम हौच पौच हो चुका है। वो क्या करते हैं, अब अपने आप में खोते हैं। कैसे? तो वो एक मार्जिपान लेते हैं, उसके बाद एक भुट्टा लेते हैं, यानी मकई का जो पकाया हुआ भट्टी पे कोयले पे तब पकाया हुआ, वो ले लेते हैं जिसमें नींबू मिर्ची वगैरह लगाया हुआ है, और वो ले लेते हैं। कोका कोला ले लेते हैं और एक ऑरेंज ड्रिंक ले लेते हैं, और तब जाके उनको चैन में चैन आता है। ठीक है। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने घर कैसे जाऊं, कौन सा रूट लूं। इफ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय इंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से। अब देखिए वो क्या है, वो ट्रेवल पर्सन है, वो काफी घूमने के उनको घूमने की इच्छा काफी होती है, वो काफी जगहों पे घूमते हैं। तो वो सोचते क्या है कि आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, मैं बस और ट्रेन से पटना जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद पानी के रास्ते हुए, नदी के रास्ते हुए बनारस और इलाहाबाद पहुंचूंगा। ठीक है। पटना से पानी के रास्ते होते हुए बनारस होते हुए इलाहाबाद पहुंचेंगे, फिर वहां से यमुना के रास्ते आगरा होते हुए दिल्ली तक वो जाने का उनका प्लान था। लेकिन बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। लेकिन वो क्या है, काफी थक चुके होते हैं और उनको घर की याद भी आ रही होती है। होम सिकनेस उनका काफी बढ़ गया होता है। इसीलिए वो क्या सोचते हैं, आई इंटर ए नेपाल। क्या है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और उस दिन क्या होता है, अगस्त का आखिरी दिन होता है। गो होम। उनको अंदर से आवाज आती है, उनका आत्मा बोलता है कि नहीं भाई घर चलो, घर जाओ। आई टेल माई सेल्फ, वो अपने आप से बोलते हैं नहीं अब घर चलो। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, आई इंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब जब उनके अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं डायरेक्ट घर चलो, तो वो सीधे चले जाते हैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस और वहां से एक फ्लाइट का टिकट खरीद लेते हैं। अगले ही सुबह का, कल के सुबह का वो फ्लाइट का टिकट खरीद लेते हैं। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। अब वो क्या है, एक चौराहे पे, अपने होटल पे, एक होटल के चौराहे पे वो एक देखते हैं फ्लूट सेलर, यानी कि बांसुरी बेचने वाला खड़ा होता है। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all directions। उसमें एक पोल से एक जैसे बास्केट उसमें लगा हुआ रहता है, जिसमें 50 से 60 बांसुरियां अलग अलग दिशाओं में उसमें रखी हुई होती हैं। अब देखिए, like the quills of a porcupine, जैसा पॉर्क्यूपाइन एक है जीव है वहाँ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका जो नुकीला जो बाल होता है निकला हुआ रहता है, वैसा ही बांसुरी लग रहा था उसके टोकरी में। There are they are of bamboo, they are cross flutes and recorders। एक वो सब बांस के बने होते हैं, क्रॉस फ्लूट होते हैं और रिकॉर्डर भी होते हैं। ये दोनों बांसुरी का प्रकार है जो आपको दिख रहा है, ये क्रॉस फ्लूट है, ठीक है, और ये वाला रिकॉर्डर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। समय समय पे वो क्या करता है, वो व्यक्ति बांसुरी बेचने वाला अपने पोल के सहारे बांसुरी का जो टोकरी है उसको नीचे रखता है, फिर दूसरा बांसुरी निकालता है, फिर उसको बजाता है, फिर वैसे ही कर करके वो चेंज करता है थोड़ी थोड़ी समय पे।
The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers cries. अब देखिए वो जो उसकी बांसुरी का आवाज है, जो अगल बगल में जो ट्रैफिक का नॉइज था, ट्रैफिक का साउंड था, या फिर जो हॉकर जो बेच रहे थे चिल्ला चिल्ला के, उन सभी से क्या है, इस बांसुरी का आवाज काफी तेज है. He plays slowly, meditatively, without excessive display. वो एकदम आराम से अपना मंत्रमुग्ध होके बजा रहा है, बिना टेंशन लिए हुए, बिना दूसरों पे ध्यान दिए हुए, वो अपना बजा जा रहा है. वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है, केवल बांसुरी बजाते हुए अपना जा रहा है. He does not shout out his wares. वो चिल्ला के बेच नहीं रहा है कि बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो, वैसा कुछ नहीं कर रहा है. वो केवल बांसुरी बजा रहा है. ओकेजनली ही मेक्स अ सेल. कभी कभी वो क्या कर रहा है, बेच भी दे रहा है, कभी कभार उसका बांसुरी बिक भी जा रहा है. बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज. मतलब क्या कहा जाए, वो कभी कभी बांसुरी बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलरली बांसुरी ही बेच रहा है. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. कभी कभी वो क्या कर रहा है, बांसुरी बजाना रोक करके जो फल बेचने वाला है उससे भी बात कर ले रहा है. अब आगे देखिए, आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स. तो राइटर को क्या लगता है कि ये जो बांसुरी वाला का जो ये जो जीवन है, पता नहीं कितने सालों से वो ऐसा ही करते आ रहा है. ठीक है. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. अब ठीक है, अब राइटर को थोड़ा सा अजीब लगता है. ठीक है, और वो क्या करता है, वहां से अपने आंखों को हटा लेता है. फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी. जो बांसुरी की आवाज है वो हमेशा राइटर को क्या करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है. राइटर को यानी कि बांसुरी का जो धुन है वो काफी पसंद है. Is it at once the most universal and most particular of sound. जो बांसुरी की जो ध्वनि है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है. ऐसा कहें तो संसार में जो बाकी वाद्य यंत्र हैं उनमें से काफी अलग है ये बांसुरी, और ये यूनिवर्सल है. ठीक है. There is no culture that does not have its flute. पूरे संसार में ऐसा कोई, the reedne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes, each has its specific fingering and compass. ये कह रहे हैं, जैसा हमने भी अभी कहा कि पूरे संसार में ऐसा कोई संस्कृति नहीं है जहां पे बांसुरी ना हो, तो वैसे ही ये बता रहे हैं अलग अलग जगहों के बांसुरी के बारे में. जैसा रीडनी, ठीक है, उसके बाद है द रिकॉर्डर बांसुरी, उसके बाद है द जापानीज शाकुहाची, ठीक है, उसके बाद है द डीप, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का भी बांसुरी के बारे में इन्होंने बताया है. द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, चाइनीज फ्लूट्स जो काफी तेज बजते हैं उनके बारे में भी राइटर कह रहे हैं. Each has its specific fingering and compass. जो सभी बांसुरी है उनका अपना अपना फिंगरिंग है और कंपास है, यानी कि कौन सा उंगली कहां पे रखेंगे तो कैसा ध्वनि निकलेगा, ये सब हर बांसुरी का अलग अलग है. उसके बाद क्या है, It waves its own associations. ये जो सारे हैं वो सबका अपना अपना एक अलग कॉम्बिनेशन है, अपना एसोसिएशन है, कैसे किसको बजाना है, सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. लेकिन सब में क्या समानता है वो आगे हम जानते हैं. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind. लेकिन इनको क्या है, ये जो बांसुरी है वो सारा कॉमन लगता है. क्या, एक मनुष्यता की जैसे, मनुष्यता के जैसे कॉमन लगता है, इंसानियत के जैसे कॉमन लगता है बांसुरी भी. वो कैसे, इंसान भी सांस है तो इंसान जिंदा है, सांस जब तक चल रहा है तब तक इंसान है, इंसानियत है, सब कुछ है. वैसे ही बांसुरी भी क्या है, हमारे ही सांसों से वो भी बजती है, तो इसीलिए वो क्या है, कहीं ना कहीं कॉमन है इंसानियत की तरह. अब देखिए, टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट टू इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, इट मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन. जैसे मनुष्य को सांस चाहिए वैसे ही क्या है, बांसुरी को भी सांस चाहिए.
और वो भी सांस जैसे इंसान लेता है, रोकता है, फिर कुछ बोलता है, वैसे ही बांसुरी भी क्या है, हमारे ही सांसों पे हम सांस लेते हैं फिर फूंकते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है, तो वैसा ही कुछ है। अब देखिए ये एक आखिरी है और लास्ट और चैप्टर का भी लास्ट स्टेंजा है, तो हम इसको समझ लेते हैं। That it can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprised me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad. अब क्या है, ये बहुत ही कम हुआ है कि राइटर जब काफी दिन बाहर रहने के बाद अपने घर आए हो और वो किसी याद में खो गए हो, लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो क्या सोच रहे हैं, वो बांसुरी के बारे में सोच रहे हैं, बांसुरी के धुन के बारे में सोच रहे हैं। वो बांसुरी और वो बांसुरी का धुन इनके दिमाग से जल्दी निकल नहीं रहा है। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। उन्होंने पहले कभी ही बहुत सारे जगहों पे ये राइटर घूमे हैं, लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था जैसा इस बार अनुभव कर रहा हूं। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विथ द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। और अब वो क्या है, वो काफी डिटेल में इस बार वो देखे हैं, डिटेल में वो सोच रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक उनके जीवन में भी एक प्रकार से परिवर्तन हुआ है। वो ऐसा मान रहे हैं कि पहले कभी बहुत सारे यात्राओं में उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया जितना इस बार वो किए हैं और उनके वो दिल को छू गया है। खैर ये था काठमांडू चैप्टर जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया हो। अगर चैप्टर आप लोगों के समझ में आया हो तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं, अगर ना पसंद आया हो तो जरूर नीचे कमेंट में लिख के बताएं, और कैसा लगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वो भी लिख के बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।